हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनीश पटेल और आज का हमारा टॉपिक है अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना, ये आपको हर जगह काम आएगा। देखो, इसको हम कौन कौन से सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर कंपोजिशन देखेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने के बाद मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में डायग्नोसिस कंप्लीट करेंगे। ये एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, मैं इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट में कवर कर दूंगा। मतलब आज हमें क्लासिफिकेशन तक पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अमाइलोइडोसिस का मतलब होता है कि अमाइलोइड लाइक स्टेनिंग, और यहाँ पर अमाइलोज मतलब होता है स्टार्च। स्टार्च लाइक स्टेनिंग देखने को मिलती है। और स्टार्च लाइक स्टेनिंग कैसी देखने को मिलेगी? एकदम होमोजेनस पिंक डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे हमें। अमाइलोइडोसिस है क्या? देखो, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये एक डिजीज़ है, पर ये डिजीज़ नहीं। अमाइलोइडोसिस एक कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर इनसोल्यूबल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अमाइलोइड्स बोलते हैं। इनसोल्यूबल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि या तो इनहेरिटेड हो सकते हैं या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। देखो, डेफिनेशन क्या है? अमाइलोइडोसिस एक कंडीशन है, डिजीज नहीं है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर इनसोल्यूबल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, जो इनहेरिटेड भी हो सकती है या फिर इन्फ्लामेटरी भी हो सकती है, और जिसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। और इसकी स्टेनिंग कैसी है? एकदम अमाइलोज लाइक, मतलब स्टार्च लाइक, जो कि होमोजेनस पिंक डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। फिर देखो, अमाइलोइडोसिस का कंपोजिशन कैसा है? अमाइलोइडोसिस मेनली फिब्रिल्स से बना होता है। 95% फिब्रिल्स होते हैं। फिब्रिल्स का मतलब होता है जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एक साथ ऐसे एग्रीगेट कर जाते हैं और फिब्रिल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है ना, वो ऐसे एग्रीगेट कर जाएंगे और फिब्रिल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, 95% जितना होता है। फिर बाकी का बचा हुआ 5% है, वो पी म्यूकोप्रोटीन है। पी म्यूकोप्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? देखो, एक ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन हो सकता है, फिर प्रोटियोग्लाइकन हो सकता है, हिपेरिन सल्फेट हो सकता है, डर्मेटन सल्फेट होता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। देखो, आपको ये सारी डिटेल में याद ना रखना हो तो आप इतना भी याद रख सकते हो, 95% फिब्रिल्स होंगे। फिब्रिल मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एग्रीगेट हो गए, और 5% पी म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। क्लियर? देखो, अब इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखो, अमाइलोइडोसिस का क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से ही आपको पूरा अमाइलोइडोसिस रिवाइज करते आना चाहिए। देखो, अमाइलोइडोसिस 2 टाइप के होते हैं, एक तो लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस और एक सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इसका क्लासिफिकेशन समझ लो। फिर सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है, वो और डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी है वो कोई अलग और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, क्रोनिक इन्फेक्शंस हो गए, उनकी वजह से होता है। और प्राइमरी है वो मेनली इनहेरिटेड होता है, और जो इनहेरिटेड नहीं होता है उन्हें हम अदर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। क्लियर? देखो, ब्रॉड क्लासिफिकेशन लोकलाइज्ड वर्सेस सिस्टमिक। सिस्टमिक फर्दर डिवाइडेड प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी अदर डिजीजेस की वजह से, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस। प्राइमरी 2 टाइप का है, एक इनहेरिटेड और एक अदर्स, जो इनहेरिटेड नहीं है। क्लियर? देखो, अब लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस पहले डिस्कस करेंगे, फिर सिस्टमिक की तरफ चलेंगे। तो चलो, लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस में हमें 4 डिजीजेस पढ़नी है। सबसे पहले है अल्जाइमर्स डिजीज़, और अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन इन्वॉल्व होगा। और ब्रेन इन्वॉल्व होगा मतलब यहाँ पर ब्रेन की एट्रोफी हो जाएगी और ब्रेन में डिमेंशिया देखने को मिलेगा। देखो, डिमेंशिया मतलब आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में पेशेंट होते हैं ना, उन्हें ठीक से याद नहीं रह पाता है, वो भूलने लगते हैं चीज़ों को, उन्हें हम डिमेंशिया बोलते हैं। भूलने की टेंडेंसी होती है ना, उन्हें उसे डिमेंशिया बोलते हैं। क्लियर? देखो, अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन इन्वॉल्व है, और यहाँ पर अमाइलोइड टाइप है ए बीटा टाइप ऑफ अमाइलोइड। क्लियर? देखो, आपको है ना, मैंने जैसे लिखा है ना वैसे ही याद रखना है, तो आप ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे इसको। और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, रॉबिन्स में से ही लिखा है, पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखा है, ठीक है। क्लियर? देखो, अल्जाइमर्स डिजीज़ में ब्रेन देखने को मिलेगा, ब्रेन ऑर्गन इन्वॉल्व है, और इसमें ए बीटा टाइप ऑफ अमाइलोइड है। फिर मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा है। देखो, इन डिजीजेस के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गन कौन सा है। मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, ऑब्वियसली थायराइड इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पर अमाइलोइड का टाइप है वो है एकाल टाइप, और ये CAL है वो कैल्सिटोनिन के लिए है। क्लियर? मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा में थायराइड इन्वॉल्व है और वो एकाल टाइप ऑफ अमाइलोइड है। फिर इंसुलिनोमा।
इंसुलिनोमा मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियास में। क्लियर, तो ये इन्वॉल्व है, मतलब पेनक्रियास भी लिख सकते हो ब्रॉड एस्पेक्ट में, पर आइलेट सेल्स लिखोगे तो ज़्यादा स्पेसिफिक लगेगा। और इसमें AIAPP टाइप ऑफ अमाइलॉइड है, जिसका फुल फॉर्म है अमाइलॉइड आइलेट एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड। क्लियर, अमाइलॉइड आइलेट एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड इंसुलिनोमा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लास्ट डिजीज है लोकलाइज्ड अमाइलॉइडोसिस में, वो है आइसोलेटेड एट्रियल अमाइलॉइडोसिस। इसमें देखो डिजीज के नाम में ये एट्रियल अमाइलॉइडोसिस मतलब एट्रियम ऑफ हार्ट इन्वॉल्व है, एट्रियम ऑफ हार्ट इन्वॉल्व है, और यहाँ पर AANP टाइप ऑफ अमाइलॉइड देखने को मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म है अमाइलॉइड एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। क्लियर, ये भी याद रखने में आपको ज़्यादा टफ नहीं होगा। देखो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। अल्जाइमर्स डिजीज में A-बीटा टाइप ऑफ अमाइलॉइड, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा में एकाल टाइप ऑफ मतलब CAN है, वो कैल्सिटोनिन के लिए। फिर इंसुलिनोमा में AIAPP टाइप, और आइसोलेटेड एट्रियल अमाइलॉइडोसिस में AANP टाइप ऑफ अमाइलॉइड। क्लियर, ठीक है। देखो लोकलाइज्ड अमाइलॉइडोसिस इतना था। अब सिस्टमिक की तरफ चलते, और सिस्टमिक में भी पहले हम प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस देखेंगे। देखो प्राइमरी में ये दो डिजीजेज है, वो इनहेरिटेड है, और ये अदर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि इनहेरिटेड नहीं है। तो देखो सबसे पहले इनहेरिटेड को डिस्कस करते हैं। देखो इनहेरिटेड में हमें दो डिजीजेज याद रखनी है, एक है फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर और दूसरा है फेमिलियल अमाइलॉइड न्यूरोपैथी। दोनों के नाम में ही फेमिलियल वर्ड आ रहा है, जिसकी वजह से हमें याद रखने में आसानी होगी कि ये इनहेरिटेड है। क्लियर, देखो इसमें याद क्या रखना है कि इसका इनहेरिटेंस कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये याद रखना है, और इसमें कौन से जीन का म्यूटेशन है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, इसमें ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस है, और इसमें म्यूटेशन होगा पायरीन जीन का। पायरीन जीन का म्यूटेशन होगा ना, तो इंटरल्यूकिन 1 का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, और इंटरल्यूकिन 1 का लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा वो लिवर को स्टिम्युलेट करेगा, और लिवर सिंथेसाइज करेगा अमाइलॉइड का, जिसे हम सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड बोलते हैं, और शॉर्ट में SAA करके लिखते हैं। ठीक है, SAA टाइप ऑफ अमाइलॉइड देखने को मिलेगा इसमें। क्लियर, देखो फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में क्या देखने को मिलेगा हमें, सबसे पहली बात एक ऑटोसोमल रेसेसिव है और पायरीन जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1 का लेवल इंक्रीज होगा जो लिवर को स्टिम्युलेट करेगा, और SAA टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगा। फिर फेमिलियल अमाइलॉइड न्यूरोपैथी, ये देखो अमाइलॉइड न्यूरोपैथी से रिलेटेड जहाँ भी हो ना, वो मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। और यहाँ पर ट्रांसथायरेटिन जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा। देखो ट्रांसथायरेटिन जीन है ना, उसको TTR शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जो म्यूटेटेड टाइप होता है ना उसे ATTR बोलते हैं। ट्रांसथायरेटिन जीन है ना, वो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसका काम क्या होता है, देखो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन है ना, थायराइड और रेटिनॉल का ट्रांसफर कराता है, कहीं भी कराता है, वह मेनली रेटिना में कराता है। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखो, ये ट्रांसथायरेटिन जीन है, वो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। क्लियर, देखो इनहेरिटेड दो डिजीज है, दोनों डिजीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही याद रखना। फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर है वो पहली है, मतलब वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, और अमाइलॉइड न्यूरोपैथी है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मेडिटेरेनियन फीवर में पायरीन जीन का म्यूटेशन है, और इसमें SAA टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगी। फिर अमाइलॉइड न्यूरोपैथी में ट्रांसथायरेटिन जीन का म्यूटेशन है, और इसमें म्यूटेटेड टाइप ऑफ ATTR देखने को मिलेगा। क्लियर, अब देखो अदर्स की तरफ आता है। ये सारी डिजीजेज वो है जो इनहेरिटेड नहीं है। सबसे पहला है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा आपने इसका नाम सुना होगा फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में, बेंस जोन्स प्रोटीन्यूरिया और ऐसे करके। पर देखो इसको अभी मैं पढ़ा देता हूँ वापस से। मल्टीपल माइलोमा है, उसमें प्लाज्मा सेल का ट्यूमर देखने को मिलेगा, और प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर्म करता है। ठीक है, और जैसे ही उसमें ट्यूमर होगा तो इम्यूनोग्लोबिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और इम्यूनोग्लोबिन्स के साथ साथ लाइट चेन्स का लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। लैम्बडा और कपा लाइट चेन्स है ना, उनका लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब ये देखो लाइट चेन्स है ना, वो 3 जगह पर पास कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी टिश्यूज में वो डिपॉजिट हो सकते हैं, या फिर ब्लड में डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसे सीरम भी बोलते हैं। या फिर देखो अगर ये टिश्यू या ब्लड में डिपॉजिट होने के बदले यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होने लगे, तो इसे हम बेंस जोन्स प्रोटीन्यूरिया कहेंगे। मतलब लाइट चेन से वो यूरिन में पास आउट हो रही होगी, उसे हम बेंस जोन्स प्रोटीन्यूरिया कहेंगे। ठीक है, क्लियर।
मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा सेल का ट्यूमर होगा। ये भी MCQ आता है, ये ध्यान रखना कि कौन से सेल का ट्यूमर होगा, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबिन्स के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो लाइट चेन से वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए तो उसे हम बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया बोलते हैं। क्लियर? देखो इसमें AL टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगा। A मतलब अमाइलॉइड है और L से लाइट चेन से। क्लियर? लाइट चेन। अब देखो इसके अलावा हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलॉइडोसिस। देखो कोई भी लॉन्ग टर्म पेशेंट हो ना जो डायलिसिस पे हो, उस पर डिपोजिशन ऑफ बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन देखने को मिलेगा। पर ये देखो ये पहले की बात है, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी क्या होता है कि बहुत ही बड़े पोर्स साइज होती है और चार्ज बेस सेपरेशन होता है, जिसमें ये बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन है वो डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब इसका फिल्टर आउट हो जाएगा। पर पहले क्या होता था, बीटा-2M है, बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, वो पास नहीं कर पाता था फिल्टर से और उसका डिपोजिशन देखने को मिलता था। पर अब ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी अभी ये बुक्स में है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें ये बीटा-2M अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगा। ये M शॉर्ट M है, ठीक है, समझता है। ए बीटा-2M, ए से अमाइलॉइड है और बीटा-2M मतलब बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, वो हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलॉइडोसिस में देखने को मिलेगा। इसके बाद है सिनाइल कार्डियक अमाइलॉइडोसिस। इसमें देखो यहाँ पर फैमिलियल अमाइलॉइड न्यूरोपैथी में जैसे TTR जीन का म्यूटेशन हो रहा था, यहाँ पर ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। पर इसमें ATTR वो नॉन म्यूटेटेड है, वाइल्ड टाइप है। यहाँ पर जीन इन्वॉल्व था, यहाँ पर प्रोटीन का डिपोजिशन है, मतलब यहाँ पर म्यूटेशन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर वाइल्ड टाइप ऑफ ATTR का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और ये सेनाइल कार्डियक अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं इसको। क्लियर? देखो इसमें ये ध्यान रखना, ATTR है वो नॉन म्यूटेटेड है, वाइल्ड टाइप है। इन दोनों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर? देखो प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस दो टाइप की है, एक इनहेरिटेड और एक अदर्स। इनहेरिटेड में फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, फैमिलियल अमाइलॉइड न्यूरोपैथी, फिर अदर्स में मल्टीपल माइलोमा, हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलॉइडोसिस और सेनाइल कार्डियक अमाइलॉइडोसिस। ये इनमें कौन कौन सा टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस है, मतलब AL है, A बीटा-2M है, ATTR नॉन म्यूटेटेड है, ये ध्यान रखना, ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। देखो इसके अलावा सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस डिस्कस करते हैं। देखो सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस है वो कोई भी दूसरी कंडीशंस की वजह से है, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस हो गई, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई, ये क्रोनिक इन्फेक्शंस है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा टाइम से मेलिग्नेंसी है, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 1 और 6 का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा और उसकी वजह से लिवर को स्टिमुलेट करेंगे और लिवर सीरम अमाइलॉइड का लेवल इंक्रीज करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो इसीलिए इसमें सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड SAA टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगा हमें। क्लियर? सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस में SAA टाइप का देखने को मिलेगा अमाइलॉइडोसिस, और ये मेनली अदर कंडीशंस में होता है, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेज या फिर मेलिग्नेंसी। क्लियर? देखो ये था पूरा का पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलॉइडोसिस। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये क्लासिफिकेशन वाले पेज पे आना है और आपको रिवाइज करते आना चाहिए। देखो लोकलाइज्ड अमाइलॉइडोसिस है, उसमें 4 डिजीजेज इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी? अल्जाइमर डिजीज, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, इंसुलिनोमा और आइसोलेटेड एट्रियल अमाइलॉइडोसिस। फिर सिस्टमिक में प्राइमरी और सेकेंडरी अदर डिजीजेस की वजह से होगा, जैसे कि क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी? ऑस्टियोमाइलाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, और ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर मेलिग्नेंसी जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसमें इंटरल्यूकिन 1 और 6 का लेवल इंक्रीज होगा और वो जाके लिवर को स्टिमुलेट करेगा और SAA टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगी। फिर प्राइमरी में इनहेरिटेड में 2 डिजीजेस थी, एक फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है और पायरिन जीन का म्यूटेशन है, इसमें भी SAA टाइप ऑफ अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगा। और एक थी फैमिलियल अमाइलॉइड न्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है और इसमें ट्रांसथायरेटिन जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा। ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन नहीं, ट्रांसथायरेटिन जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा। फिर अदर्स में मल्टीपल माइलोमा,
जिसमें बेल्स जोन्स प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा, प्लाज्मा सेल का ट्यूमर होगा और लाइट चेन से वो यूरिन में लीक आउट होगी। और इसके अलावा क्या था, 2 और डिजीजेस थी। एक थी हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलोइडोसिस, जिसमें Aβ2M देखने को मिल रहा था अमाइलोइडोसिस। फिर थी सेनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस, जिसमें ट्रांसथायरेटिन जीन का डिपोजिशन देखने को मिल रहा था, जिसमें ATTR देखने को मिलेगा, वो भी नॉन म्यूटेटेड वाइल्ड टाइप। क्लियर? देखो, मैंने अब जितना इजी मैं कर सकता था उतना अमाइलोइडोसिस को इजी करके आपको समझाया। अब देखो, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको पूरा मगअप करने की ट्राई करनी है, एकदम याद करने की ट्राई करनी है। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सारी डिजीजेज आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है, जो कि आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हुई होगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी और डायग्नोसिस की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।